हिंदुस्तान के बेहतरीन स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद ऐसी करता हूं मैं कि आप मन से पढ़ रहे होगे, पूरा दिल लगा के पढ़ रहे होगे, हर चैप्टर को बारीकी से समझ लियो। आप अब क्वेश्चन करने की बारी है, पीवाईक्यूज करते रहोगे, हर चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है आपने, तो अब आप क्वेश्चन लगाने की कंडीशन में आ चुके हो। आप एक आध ट्राई करो प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट पेपर एज अ मॉक टेस्ट आप ट्राई करो। बहुत सारे सब्जेक्ट में आपका क्लास 11 का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, क्लास 12 का भी सिलेबस अब अपनी लाइन पर है और कगार पर है कि वो खत्म हो जाए। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम, इवन टाइम से पहले, आपके प्लानर से भी पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप भी चिंता मत करो, मेरी पूरी कोशिश है कि सिलेबस को टाइमली कंप्लीट किया जाए। आपके लिए बिल्कुल, सिर्फ आपके लिए ये मास्टर आपके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर दिया जाए। आप टाइम से जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास मौके रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के, आपको अपनी कमियां समझने की। आपको 1 से 1.5 महीने का एज जो मिलेगा, अगर आपको 1 से 1.5 महीने का एज जो मिलता है, उसमें आप पूरी कोशिश ये करना कि आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन टॉपिक्स में थ्योरी के थ्रू, क्लास नोट्स के थ्रू और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उनको स्ट्रांग बना लो। जिन जिन एरियाज में भी कोई कंफ्यूजन है वो अभी भी, जहां कंफ्यूजन है वो अभी से शुरू कर दो एनसीईआरटी की रीडिंग। मतलब मान के चलो आपका मेन फाइनल रिवीजन का टाइम शुरू हो चुका है, क्लास 11 को तो एटलीस्ट आप पक्का कर लो। जब तक आपका 11th रिवीजन कंप्लीट होगा तब तक 12th भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और फिर आपको केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बनाना होगा। अपनी नींव को जो आपने मजबूत बना लिया है, तो आपको अपनी बस बिल्डिंग को स्ट्रांग, अपनी बिल्डिंग को अंबुजा सीमेंट की दीवारों से बिल्कुल स्ट्रांग बना लेना है। अंबुजा सीमेंट जैसा ही एकदम मजबूत, एकदम टिकाऊ, मजबूत और टिकाऊ बना लेना है अपने आप को। ठीक है बाबू, शुरू करें आज का खेला। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लवली। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का, प्रोटोजोवन डिजीजेस का। पिछली क्लास में हमने बात करी थी बैक्टीरियल डिजीजेस की, हमने बात करी थी, हमने वायरल डिजीजेस के बारे में बात करी थी। और एनसीईआरटी में जितना दिया है इस चैप्टर में उतना ही पढ़ो। जहां जहां जरूरत होगी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानने की, वो मैं हूं उसके लिए, मैं आपको उतना एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूंगा या क्वेश्चन के थ्रू आपको वो बता दूंगा। जैसे डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है, केवल उनके नाम दिए हुए हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में नाम दिया है। जैसे मलेरिया के बारे में तो डिटेल में, पूरा डिटेल में दिया हुआ, उसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। लेकिन आप देखोगे कि बैक्टीरियल डिजीज में 2 नाम दिए हैं, निमोनिया और टाइफाइड हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर भी उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके नाम दिए हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए। वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बात कर ली हमने। और एड्स, एचआईवी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में। अब हम शुरू करेंगे प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन में 2 मेन डिजीज पढ़नी है आपको। एक तो आपको मलेरिया पढ़नी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस पे क्वेश्चंस आप देखोगे पीवाईक्यूज में डिजीज वाले पार्ट में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ साल पीछे बीते हुए कुछ सालों में आप देखोगे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की जरा इन टॉपिक्स में बहुत कम हो गई है, बस केवल जनरल मैथ्स का कॉलम टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इधर लिख देगा बीमारियों का नाम, इधर पॉजिटिव एजेंट, सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, सेट ऑफ वायरल डिजीज, सेट ऑफ प्रोटोजोवन डिजीज, ऑड वन आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप भी अपने आप को बिल्कुल वैसे ही तैयार करो जैसे मैंने आपको बताया था। पूरी लिस्ट दी थी हमने लास्ट क्लास में कि ये है प्रोटोजोवन डिजीज, ये है बैक्टीरियल डिजीज, ये है वायरल डिजीज, ये है हेलमिंथ डिजीज, ये है फंगल डिजीज, ऐसे करके नाम याद कर लेना। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रोटोजोवन डिजीज से और फिर आगे बढ़ाएंगे अपनी कहानी को हेलमिंथ के साथ और फिर फंगल डिजीज के साथ। तो फटाफट से देख लेते हैं डिजीज वाले पोर्शन को, यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आती है प्रोटोजोवन डिजीज। और प्रोटोजोवन डिजीज में जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे हम अबाउट मलेरिया। हम बात करेंगे मलेरिया की। और बच्चों ध्यान से सुनेंगे, मलेरिया के बारे में कई सारी मिथ अफवाहें थी बहुत पहले, शुरुआत जब इसके बारे में हुई थी तो किसी को कुछ पता नहीं था कि मलेरिया होता कैसे। धीरे धीरे लोगों ने रिलेट करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इसको रिलेट किया कि ऐसे एरिया जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज्यादा होता है, वहां कुछ गंदी गंदी हवाएं चलती है और उसी गंदी हवाओं से लोग बीमार पड़ जाते हैं। शाम को बीमार होते हैं, सुबह तक फिर ठीक हो जाते हैं। मतलब लोगों ने इसे रिलेट किया इवनिंग के टाइम में चलने वाली हवा से, इवनिंग से, बैड एयर से रिलेट किया और नाम दे दिया मलेरिया। मतलब पहली बात जो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात है वो है मलेरिया का जो नाम कहां से आया है वो है मैल। मैल का मतलब होता है बेटा बैड, मैल का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, एरिया का मतलब होता है एयर। तो मलेरिया का नाम पहले लोगों ने गंदी हवा से रिलेट किया, बैड एयर से रिलेट किया, कहा मलेरिया का मतलब बैड एयर, गंदी हवा से लोग बीमार पड़ते हैं। बाद में इसकी डिस्कवरी हुई, इसके बारे में बताया। चार्ल्स लेवरॉन का नाम आता है, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था चार्ल्स लेवरॉन का नाम आता है। तो चार्ल्स लेवरॉन ने बताया, इन्होंने बताया पहली बार, इन्होंने मलेरिया को कॉज करने वाले पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट, इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट। प्रोटोजोवन पैरासाइट, ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है। पैरासाइट परजीवी, मतलब मैंने आपको बताया था ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके अपनी मल्टीप्लिकेशन को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, खाना किसी और के शरीर से खाता है और उसी शरीर में खाना खाते खाते मल्टीप्लाई भी करता है। तो प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट, इन्होंने बताया चार्ल्स लेवरॉन ने, इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट एक प्रोटोजोवन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये चार्ल्स लेवरॉन ने बताया। और एक और नाम इसी से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर जो इंडियन आर्मी में थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर थे जो थे अमेरिकन, लेकिन उनकी बर्थ इंडिया में ही हुई थी। इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे, उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था? सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहली बार कहानी एक्सप्लेन करी थी इस बारे में। इन्होंने बताया कि ऊसिस्ट जो होता है प्लाज्मोडियम का, ऊसिस्ट स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की, ऊसिस्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम को इसने डिस्कवर किया। प्लाज्मोडियम फाउंड इन द गट वॉल, कहां पे? फ्रॉम गट वॉल ऑफ फीमेल एनोफिलीज। देखो अब रिलेशनशिप प्रूव हो रही है, मच्छर बीच में आ गई, फीमेल एनोफिलीज आ गई, फीमेल एनोफिलीज का नाम आ गया। मतलब ह्यूमन को हुआ है मलेरिया, लेकिन प्लाज्मोडियम की कुछ स्टेजेस उस मच्छर के गट वॉल में भी पाई जाती है, जिस मच्छर को हम ट्रांसमिटिंग एजेंट या वेक्टर कहते हैं। मतलब सारी की सारी कहानी अब साफ थी कि प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट है और मच्छर जो फीमेल एनोफिलीज होती है ये मलेरिया को फैलाती है, ये इस पैथोजन को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लेकर के जाती है, इसे ट्रांसमिटिंग एजेंट या वेक्टर कहते हैं। तो अब कहानी साफ हो चुकी थी कि प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, और मलेरिया का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था बैड एयर की वजह से। अब ध्यान से सुनेंगे, अब कह रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, प्लाज्मोडियम की अलग अलग कई सारी स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। जैसे कि एक है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो सबसे कॉमन स्पीशीज है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसके अलावा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम,
प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम नाम है, एक है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी, क्या नाम है इसका, नाम है मलेरी, और एक है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 डिफरेंट स्पीशीज जो बहुत ही कॉमन है। इनमें से सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करती है, जो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करती है, जो कॉज करती है मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया। ये देखें, सेरिब्रल मलेरिया कॉज करती है। मलेरिया के अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें सेरिब्रल मलेरिया और एक होता है जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया, जो मलेरिया के अलग अलग टाइप्स हैं उनमें से ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म्स हैं। ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म है जिसे फैल्सीपैरम कहा जाता है, जो कि सेरिब्रल मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मोस्ट डेंजरस फॉर्म्स कहे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मलेरिया वैसे तो कई सारी स्पीशीज कॉज करती है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक, जो कि सेरिब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है। एक ऐसी मलेरिया जिसमें पैरासाइट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में मूव करता हुआ उन ऑर्गन्स को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ये सबसे खतरनाक टाइप बन जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। बट सबसे कॉमन स्पीशीज अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है जी, अब देखें, अब कह रहे हैं इस कहानी को आगे ले चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को थोड़ा और आगे कह रहे हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है मलेरियल पैरासाइट का, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो आपको आगे जब हम लेकर के चलेंगे तब आप समझोगे कि जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा जी, प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इन्हें 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पूरी लाइफ साइकिल हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए इन्हें चाहिए 2 होस्ट। और किसे किसे सेलेक्ट किया आप देखो और साइंटिस्ट की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने इनके होस्ट को डिवाइड किया 2 तरीके से। अगर आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, बायोलॉजिकल होस्ट के बारे में बात करते हो, बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखते हो, तो बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट का मतलब होता है जहां से लाइफ की शुरुआत होती है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो आप देखोगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए तो प्राइमरी होस्ट, जो प्राइमरी होस्ट होता है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे फर्स्ट होस्ट कहा जाता है, जहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, की बॉडी में ये जाइगोट अपना बनाता है, वो सेक्सुअल स्टेज फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में आती है। तो याद रखेंगे जो प्राइमरी होस्ट है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फीमेल एनोफिलीज। कौन है? फीमेल एनोफिलीज। और वहीं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकेंडरी होस्ट होता है, जो दूसरा होस्ट होता है जिसमें आधी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए ये दूसरे होस्ट में जाता है, सेकेंडरी होस्ट जिसे कहते हैं, वो होता है ह्यूमन, जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, वो है ह्यूमन। तो जब भी पूछा जाए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट, तो प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज जो मच्छरियां होती है, और ह्यूमंस होते हैं जो कि सेकेंडरी होस्ट। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे, हमने जो अभी पहली बात करी है वो है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वही चीज अगर हम डिवाइड करें, ध्यान से सुनिए, अगर हम इसी कहानी को अब चेंज करने जा रहे हैं, हमने कहा अगर यही हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, मेडिकली, या इसी को हम क्लिनिकली कहें, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर की तरह से अगर आप सोचोगे, तो जब डॉक्टर की तरह सोचोगे तो कहानी बदल जाएगी। अब की बात करते हो, प्राइमरी होस्ट की बात करते हो, तो मेडिकली जो प्राइमरी होस्ट होता है बेटा जी, वो होता है ह्यूमन। और ये जो ह्यूमन होता है, ये होता है एक वार्म ब्लडेड एनिमल। कैसा होता है? ये वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाला ऑर्गेनिज्म होता है। इसका बॉडी का जो टेंपरेचर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में गर्म होता है। वर्टिब्रेट होती है एनोफिलीज, इनवर्टिब्रेट, और इसका टेंपरेचर कूल होता है, कोल्ड ब्लडेड होती है। ये कैसी है? ये मच्छरियां कूल्ड होती है, कूल होती है, ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है। तो आप लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मैंने कहा डाइजेनेटिक के 2 होस्ट चाहिए। जब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो जहां जाइगोट बनता है वो होगा प्राइमरी होस्ट, लेकिन डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो ह्यूमन सफर्स विद मलेरिया। ह्यूमन जब बीमार हुआ, उसे मच्छर ने काटा, ह्यूमन बीमार पड़ा, उसे कह रहे हैं मलेरिया। तो मलेरिया हुई ह्यूमन को। अब उस ह्यूमन से दूसरे हेल्दी ह्यूमन में मलेरिया को पहुंचाने का काम करती है मच्छरिया, फीमेल एनोफिलीज, जो कि कैरियर ऑफ द डिजीज या ट्रांसमिटिंग एजेंट कही जाती है। मतलब मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, फ्रॉम द मलेरियल पॉइंट ऑफ व्यू विद द रेफरेंस टू मलेरिया, जब मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, व्यू पॉइंट बदलते हो, तो वो ह्यूमन होगा प्राइमरी होस्ट। तो यहां से लाइफ साइकिल शुरू होती है। ह्यूमन की बॉडी को हम कंसीडर करेंगे जब हम बात करेंगे मलेरिया की।
इस पूरी लाइफ साइकिल में आप देखोगे, इस पूरी लाइफ साइकिल में देखोगे ह्यूमन बॉडी में ओनली प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस ओनली, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस ओनली असेक्सुअली इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसका भी रीजन है वाई प्लाज्मोडियम स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, वो लिवर होता है, एक जगह होती है जहां लिवर में ये रिप्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है जिसे ब्लड कहते हैं, और ब्लड में आरबीसी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लड की आरबीसी में रिप्रोड्यूस करते हैं और लिवर में रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में ओनली असेक्सुअल। अगर हम मच्छर की बात करते हैं प्राइमरी होस्ट में, तो याद रखेंगे इन केस ऑफ फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन मच्छर के शरीर में होता है। प्रिंसिपली मेनली हम वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मेनली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम का जो रिप्रोडक्शन है मच्छर के शरीर में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, और ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। याद रखेंगे जब ये ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वहां पे इसका रिप्रोडक्शन केवल असेक्सुअल होगा, और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर में होगा और ब्लड में होगा, बस। अब इसी लाइफ साइकिल को चित्र के साथ समझते हैं, थोड़ा डिटेल में होता है। दो होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसकी लाइफ साइकिल शुरू कहां हो रही है, उस हिसाब से प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, जहां पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ह्यूमन बॉडी को हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब बात मलेरिया की होती है तो प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन। मच्छर उसे फैलाने का काम करती है, उसे इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर भी कहा जाता है, इसे सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। फर्क याद रखेंगे, मस्कीटो के शरीर में ये स्किन है। क्या है ये है ह्यूमन भाई साहब की, ह्यूमन की स्किन है ये ह्यूमन की स्किन है। और इस स्किन को पेनिट्रेट किया है एक नुकीले से मुंह वाले जानवर ने, इसको पेनिट्रेट किया है अपने नुकीले से दांत से इसने यहाँ पे पंक्चर मारा है। और जब ये पंक्चर मार रहा है तो उसी टाइम पर आप देखें ये है मच्छरिया, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी कि वो है जो खूबसूरत सी मच्छर, जिसके बारे में अभी हमने चर्चाएं आम शुरू की है। आज तो इन्हीं का दिन है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आप देखो आप बस देखो और समझने की कोशिश करो। क्या करो? आप बस देखो और समझने की कोशिश करो कि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये क्यों बना रहे होंगे। ये देखो, ये चुभोया मच्छर ने अपना मुंह ह्यूमन के बॉडी के अंदर, ये प्यासी, खून की प्यासी फीमेल एनोफिलीज थी, इसने अपना मुंह ह्यूमन के स्किन में पेनिट्रेट कर दिया। ये जो मच्छर है इसने अपना माउथ पेनिट्रेट कर दिया ह्यूमन के स्किन के अंदर। कहां पेनिट्रेट कर दिया? ह्यूमन के स्किन के अंदर। तो अब मान लो कि ये मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज है, जिसने अपना माउथ पेनिट्रेट किया। अभी देखें, अभी कह रहे हैं कि इस फीमेल एनोफिलीज का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ये जो फीमेल एनोफिलीज का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जरा इस डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, ये पूरा फैला हुआ, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ पार्ट से शुरू होकर के फोर गट, मिड गट और हाइंड गट तक फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप से फैला हुआ है। अब मान लो बस कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये पूरा लास्ट तक फैलेला हुआ है। ये माउथ पार्ट है इसके, ठीक है जी, ये माउथ पार्ट है। ये आगे डाइजेस्टिव ट्यूब, और इसी डाइजेस्टिव ट्यूब से कनेक्टेड होती है इनकी सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे? यहाँ होती है इनकी सलाइवरी ग्लैंड। ये देखो, ये है इनकी सलाइवरी ग्लैंड।
इसी सलाइवरी ग्लैंड में भरे रहते हैं, इसी सलाइवरी ग्लैंड में भरे रहते हैं खूब सारे पैरासाइट्स। ये देखो पैरासाइट की जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ये जो एस शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं स्पोरोजोइट। एस फॉर स्पोरोजोइट। आप खाली शेप से ध्यान रखो, ये खूब सारे स्पोरोजोइट जो सिकल शेप या एस शेप के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स इसकी सलाइवरी ग्लैंड में भरे रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में इस मस्कीटो के खूब सारे स्पोरोजोइट भरे रहते हैं, और जैसे ही ये फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन की स्किन को पंक्चर करती है ना, जैसे ही ह्यूमन की स्किन को पंक्चर करती है, ब्लड को मील लेने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस फीमेल एनोफिलीज को अपने अंडे के लिए ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है। ह्यूमन के ब्लड को ये फीड करती है, क्योंकि इसे अपने अंडे को नरिशमेंट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो ह्यूमन की ब्लड प्रोटीन से मिलती है। इसीलिए ये ह्यूमन के ब्लड को खाने के लिए अपना माउथ पार्ट ह्यूमन के स्किन में पेनिट्रेट करती है, और जैसे ही पेनिट्रेट करती है सबसे पहले अपना सलाइवा, इसके सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होता है, इसलिए अपना सलाइवा मिक्स करती है ह्यूमन के ब्लड से। अपना सलाइवा ये ह्यूमन के ब्लड से मिक्स करती है, मतलब यूं समझ लो कि ये फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन के ब्लड में स्पिटिंग करती है, थूक देती है। ये देखो, ये ह्यूमन के ब्लड में इसने जैसे ही स्पिटिंग करी, ढेर सारे पैरासाइट्स की स्टेज जिसे हमने अभी एस शेप का बनाया था, वो ढेर सारे पैरासाइट ह्यूमन के ब्लड में यहां पे उसी सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये देखो, जैसे इस मच्छर ने सलाइवा ट्रांसफर किया ह्यूमन ब्लड में, खूब सारे स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ह्यूमन के ब्लड में खूब सारे स्पोरोजोइट ये एंटर करते हुए दिखाए जा रहे हैं, यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब मस्कीटो ह्यूमन के स्किन को पंक्चर करके अपना सलाइवा ट्रांसफर करती है, तो इसके सलाइवा में ही वो खूब सारे पैरासाइट जो आपको दिखाई दे रहे थे, वो खूब सारे पैरासाइट सलाइवा के थ्रू ही आ जाते हैं। आप देखो, यहां पे इसका नाम है स्पोरोजोइट। इसका नाम क्या है? इनका नाम है स्पोरोजोइट। हम क्या नाम लिख रहे हैं? इनका नाम लिख रहे हैं स्पोरोजोइट। तो याद रखेंगे, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स नाम होता है इनकी इन्फेक्टिव स्टेज या इनका इनफेक्शियस फॉर्म जिसे कहते हैं, इनफेक्शियस फॉर्म कहते हैं। ये इनफेक्शियस फॉर्म ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है सलाइवा के साथ। याद रखेंगे, स्पोरोजोइट वो स्टेज है जब पैरासाइट एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में। तो स्पोरोजोइट्स एंटर इन ह्यूमन बॉडी, एंटर इन ह्यूमन बॉडी क्या करता है? ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी वाया या विद अलोंग विद द सलाइवा, along with saliva of female anopheles, saliva of female anopheles। तो जब ये एनोफिलीज ह्यूमन के ब्लड को खाने जाती है, अपना सलाइवा ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करती है, ढेर सारा स्पोरोजोइट ह्यूमन ब्लड में आ जाता है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात है कि ये जैसे ही ब्लड में आता है, सोच करके देखो, आप जानते होंगे थोड़ा बहुत इस बारे में कि जैसे ही कोई चीज हमारे ब्लड में आती है, बाहरी या फॉरेनर कोई चीज आती है हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, कुछ स्पेशल आर्मी सेल्स, वो स्पेशल आर्मी तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। जैसे ही पैरासाइट बॉडी में आएगा, उसे तुरंत मारने के लिए एक्टिव हो जाएंगी। मतलब फैसला एनकाउंटर ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा। इस पैरासाइट को तुरंत मारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये घुसपैठिया है, ये टेररिस्ट है। इस टेररिस्ट को तुरंत मार दिया जाए। जैसे बॉर्डर क्रॉस करते कोई आतंकवादी अगर पकड़ा जाए तो उसे मार दिया जाता है। हमारे बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पे जवान है, जो मिलिट्री के लोग हैं, वो उन्हें बॉर्डर क्रॉस करते समय ही निपटा देते हैं। इसी वजह से ये जो स्पोरोजोइट है यहाँ पे जब आता है, इसकी स्टेज बहुत ही सेंसिटिव है। हमारी इम्यूनिटी उस समय अगर एक्टिव है तो वो इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है। तो ये क्या करते हैं? देखो चालाकी, देखो टेररिस्ट की चालाकी देखो। जैसे ही हमारे ब्लड में आता है, उसके आधे घंटे के बाद जितने बचते हैं, कह रहे जितने उस बीएसएफ को, पुलिस के गार्ड्स को, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को चकमा देकर के जितने बच जाते हैं, तो आप लिखेंगे विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, विद इन हाफ आधे घंटे में, विद इन हाफ एन आवर, स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, स्पोरोजोइट्स एंटर इन सेफ हाउस, लिवर सेल में चले जाते हैं, लिवर सेल्स में चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद ये ब्लड से गायब होकर के डिसअपियर हो जाते हैं ब्लड से, और चले जाते हैं लिवर में। मतलब यहां लिख सकते हो दे डिसअपियर फ्रॉम ब्लड, डिसअपियर फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन जहां इनकी इम्यूनिटी बहुत हाई होगी, कह रहे इम्यून सिस्टम के अंदर आर्मी सेल्स होंगी, बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्स होंगे, उनसे बचने के लिए अपने आप को सेफ हाउस में भेजते हैं, लिवर सेल के अंदर, और जाकर के लिवर सेल के अंदर घुस जाते हैं। वहां जब ये जाते हैं लिवर सेल के अंदर, ये देखो अब ये पैरासाइट क्या करता है, इस लिवर सेल के अंदर घुस जाता है। ये जो पैरासाइट है जो अभी आया है उस होस्ट की बॉडी से, वो अब धीरे धीरे ये जो पैरासाइट है वो घुस जाएगा होस्ट की बॉडी के लिवर सेल के अंदर। ये देखो, ये है पैरासाइट, ये पैरासाइट लिवर सेल में ट्राइंग कर रहा है घुसने की, और ट्राइंग में ये देखो, ये है लिवर सेल, हम इसका नाम लिख रहे हैं, इस सेल का नाम है लिवर सेल। ये कौन है? ये है लिवर सेल ऑफ द होस्ट, ये होस्ट की लिवर सेल है, ये स्पोरोजोइट है, लिवर सेल में एंटर कर रहा है। जैसे ही लिवर सेल में एंटर करता है, अगला खेल देखेंगे। अभी ये लिवर सेल में जब जाएगा, तो लिवर सेल में जाते ही, यहां देखें, ये लिवर सेल में जाते ही अपना रूप बदलता है। सबसे पहले शेप चेंज करता है, उस स्पिंडल शेप से अपने आप को, एक आम आदमी का जीवन, अब ये आम आदमी का जीवन अपने आप को इसे पहचान ना पाए, और अब ये क्रिप्टोजोइट कहा जाता है। इस स्पोरोजोइट को अब कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं क्रिप्टोजोइट फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं क्रिप्टोजोइट। क्या कहेंगे बेटा जी? इसे कहेंगे क्रिप्टोजोइट। जो स्पोरोजोइट था वो अब क्रिप्टोजोइट बन गया। और आप समझते हो कि क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है। क्रिप्टो मतलब हिडन, मतलब ये अपने आप को छिपाता है, जिस स्टेज में उसे कहते हैं क्रिप्टो। हिडन स्टेज में ले जाता है लिवर सेल के अंदर, और लिवर सेल के अंदर रहकर, मैंने भी आपको बताया था, लिवर सेल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और वहां लिवर सेल में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगा, ये देखें लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। ये इसकी जो सेल होती है एक सिंगल सेल, इस लिवर सेल के अंदर खूब सारा डिवीजन करके मल्टीपल फिजन करती है। इसे कहते हैं लिवर शाइजोगोनी, मल्टीपल फिजन कहते हैं। लिवर के अंदर ये
मल्टीपल फिजन करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है, खूब सारी पॉपुलेशन इसकी बढ़ती है, नंबर इंक्रीज करता है और ये करता जाता है। अब देखो इसने क्या चालाकी करी, एक एक स्पोरोजोइट अब कई सारे, पहले तो क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट होता है और एक क्रिप्टोजोइट अपने कई सारी जनरेशन बनाता है ताकि इसके पास इतने नंबर में जनसंख्या हो जाए कि जब होस्ट का इम्यून सिस्टम, जब हमारे आर्मी वाले जब इसके ऊपर गोलियां चलाए तो एक या दो जब मरेंगे तो उसके पीछे हजारों हजार और तैयार रहेंगे पहले से ही। तो लिवर को ये फैक्ट्री की तरह यूज करता है, जहां अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो पहले स्पोरोजोइट था, अब क्रिप्टोजोइट, क्रिप्टोजोइट ने अपने बच्चे बनाए, क्रिप्टोमीरोजोइट्स बना लिए, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बना लिए और लिवर सेल को कर दिया बर्बाद। क्या कर दिया? लिवर सेल को बर्बाद कर दिया। ये लिवर सेल अब रप्चर कर जाएगी, लिवर सेल अब रप्चर कर जाएगी और अब ये लिवर सेल हो चुकी है बर्बाद। ये देखें, ये लिवर सेल हो गई डैमेज और इस डैमेज्ड लिवर सेल से कई सारी डॉटर सेल अब बाहर निकल रही है। लिवर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो इसकी डॉटर सेल्स हैं, कई सारी डॉटर सेल्स लिवर सेल के डैमेज के बाद ये देखें रप्चर हो चुकी है, अब रप्चर हो चुकी है लिवर सेल। लिवर सेल रप्चर हो चुकी है। अब क्या होगा? कह रहे जो नए बच्चे बने वो फिर से दूसरी फ्रेश लिवर सेल में एंटर कर जाएंगे। कह रहे जो बच्चे आए हैं ये फ्रेश लिवर सेल में एंटर कर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये अब फ्रेश लिवर सेल में एंटर कर जाएंगे और वहां जाकर के फिर वैसा ही तांडव मचाएंगे, वैसे ही अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। लिवर सेल में जैसे पहले वाले ने किया वैसे ये भी क्या करेगा? अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये अपनी जनसंख्या फ्रेश लिवर सेल में बढ़ाता रहेगा और लिवर सेल को डैमेज करता रहेगा। मतलब फ्रेश लिवर सेल्स आल्सो इन्फेक्टेड, फ्रेश लिवर सेल्स आल्सो अफेक्टेड। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करता हूं एक बार फिर से ध्यान से सुने। मैंने कहा मच्छर जब काटती है, फीमेल एनोफिलीज जब काटती है तो यहां पे ढेर सारे पैरासाइट स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं ह्यूमन ब्लड में, जो आधे घंटे में डिसअपीयर होकर एंटर कर जाते हैं लिवर में। लिवर में ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल फिजन जिसे कहते हैं, जिसे लिवर शाइजोगोनी कहा जाता है। याद रखेंगे ये जो मल्टीपल फिजन होती है इसे शाइजोगोनी भी कहा जाता है। शाइजोगोनी मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। तो मल्टीपल फिजन करके ये रप्चर कर देते हैं लिवर सेल को और फिर फ्रेश लिवर सेल में जाते हैं और वहां मल्टीप्लाई करते हैं और ये काम चलता रहता है। कई दिनों तक ये काम करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। एक समय जब इनके पास खूब सारी पॉपुलेशन हो जाती है, जब इनके पास सफिशिएंट नंबर में बच्चे हो जाते हैं, तो अब जो इनकी फ्रेश सेल्स बनती हैं, अब देखें कह रहे अब जब जनसंख्या बहुत हो गई, अब जब इनकी जनसंख्या सफिशिएंट हो जाती है तो अब ये क्या करते हैं? ध्यान से सुने। अब जो लिवर सेल, जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये अब जब लिवर सेल को रप्चर करते हैं तो इनकी जो फ्रेश सेल्स बाहर आती हैं। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ब्लड से डिसअपीयर हो गए थे, ब्लड से डिसअपीयर हो गए थे और अब क्या करेंगे? अब वापस से ये रीअपीयर हो जाएंगे, वापस से ये रीअपीयर हो जाएंगे, वापस से ये रीअपीयर होने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में बात चल रही है। आप देखोगे कि कैसे प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल में बर्बाद करके रख देता है अपने उस होस्ट को जिसकी बॉडी में ये जा रहा है। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा ब्लड से अभी डिसअपीयर हो गए थे, नंबर बढ़ाने चले गए थे लिवर सेल में, नंबर बढ़ गया, खूब सारी जनसंख्या हो गई, तो कह रहे अब वापस फिर से ये एंटर कर जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। कहां चले जाते हैं? दे एंटर इन ब्लड सर्कुलेशन, री एंटर ऐसे लिखें। अब यहां हम लिखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं री एंटर। क्या लिखेंगे? दे नाउ 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 दे री एंटर, दे री एंटर इन ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड से गायब हुए वापस फिर से ब्लड में आए और ब्लड में इनका टारगेट होती हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, और ये एंटर करते हैं आरबीसी के अंदर। ये देखो इनकी जो स्टेज है फ्रेश, अब ये आरबीसी के अंदर चली जाती है। इस स्टेज में जब ये आरबीसी में एंटर करते हैं इसे ट्रोफोजोइट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज, ट्रोफोजोइट कहते हैं जब ये आरबीसी में एंटर करते हैं और वहां जाकर के आगे की कहानी बढ़ती है। यानी यहां आरबीसी में जाने के बाद ये पैरासाइट अपना, ये जो पैरासाइट है अपना, ये पैरासाइट उस आरबीसी के अंदर जाते ही, उस आरबीसी के अंदर जाते ही उस आरबीसी के अंदर से खाना लेना शुरू कर देता है और फूड वैक्यूल, ये देखो आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को खाना शुरू कर देता है। यहां इस प्रोटीन को खाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे यहां फूड वैक्यूल बनता है। तो आरबीसी में खाना खाना शुरू कर दिया, आरबीसी के अंदर इसने खाना खाना शुरू कर दिया, फूड वैक्यूल बनाना शुरू कर दिया, आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाने का समय आ चुका है और अब ये क्या करता है? यहां इस स्टेज में आरबीसी के अंदर के प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर अमीबा जैसी एक स्टेज बनाता है जिसे अमीबॉइड स्टेज कहते हैं। और उसी अमीबॉइड स्टेज में कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखोगे। इसे कहते हैं हीमोजोइन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन ऐसा केमिकल होता है, जब बुखार, मलेरिया का बुखार आता है तो इंसान को ठंड लगती है, कपकपाहट होती है, हाई फीवर के साथ ठंड लगती है और जो ठंड लगती है उसके पीछे कॉज है हीमोजोइन। याद रखेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जहां पे ये हीमोजोइन बनाता है। बुखार के दौरान जो चिलिंग, कपकपाहट शरीर में कपकपी होती है बुखार के साथ, वो इसी हीमोजोइन की वजह से होती है। तो आप देखेंगे आरबीसी में एंटर करता है, खाना खाता है, हीमोजोइन बनाता है और फिर उस आरबीसी को कर देता है बर्बाद। ये देखें अब उस आरबीसी को ये कर देता है बर्बाद। ये आरबीसी अब करेगी रप्चर, ये हो चुकी है बर्बाद। ये हीमोजोइन था, इसको थोड़ा मैं अलग से लिख देता हूं। ओहो, ये रहा हीमोजोइन, इसको मैं यहां लिख देता हूं अलग से इसे हीमोजोइन को लिख देता हूं। काफी क्षुद्र हो गया ये तो भाई साहब, ये तो काफी छोटा हो गया। यहां लिख देता हूं हीमोजोइन। क्या लिख दूं? इसको लिख देता हूं, अरे महाराज, हीमोजोइन, कॉज ऑफ चिलिंग ड्यूरिंग फीवर है। मैंने कहा अब जो होगी आरबीसी रप्चर कर जाएगी। क्या हो जाएगी? अब आरबीसी जो इसने पकाई थी ना, इस आरबीसी में भी मल्टीपल फिजन कर लेगा ये अमीबॉइड स्टेज। अब अमीबॉइड स्टेज में ही आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिजन कर लेगा, आरबीसी को रप्चर कर देगा, आरबीसी हो जाएगी बर्बाद। ये देखो इसने आरबीसी को भी तोड़ दिया। मतलब एक तरफ से लिवर सेल डैमेज हो रही है, एक तरफ से आरबीसी डैमेज हो रही है, मतलब डैमेज का सिलसिला चलता जा रहा है और आरबीसी रप्चर हो चुकी है। अभी आरबीसीज रप्चर हो जाती है, आरबीसी रप्चर हो जाती है।
वापस फिर से फ्रेश आरबीसी के अंदर एंटर करता है, फ्रेश आरबीसी में एंटर करता है और साइकिल चलती रहती है, एंटर इन न्यू आरबीसी। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा, पहले सीक्वेंस इधर जाएगा, फिर सीक्वेंस इधर जाएगा, ये साइकिल चलती रहेगी, आरबीसी वाली साइकिल चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये रिप्रोड्यूस करता रहेगा, असेक्सुअली मल्टीप्लाई करता रहेगा। ह्यूमन बॉडी में जब तक है तब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती रहेगी, जब तक ह्यूमन बॉडी में ये रहेगा तब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती रहेगी। ध्यान से सुनेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लिवर में हो रही है और एक आरबीसी में हो रही है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, ये पैरासाइट अब बड़े आराम से, अब देखें मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन कह रहे अगर उसी दौरान जब ये मल्टीप्लाई कर रहा था, उसी दौरान जब ये आरबीसी को रप्चर कर रहा था, उसी दौरान जब ये आरबीसी को रप्चर कर रहा था, उसी दौरान ये देखें, कह रहे इसके नए नए छोटे छोटे बच्चे, कह रहे यहाँ पे ये री एंटर कर गए थे। कहाँ पे ये री एंटर कर गए थे? आरबीसी के अंदर। वापस फिर से साइकिल चल रही थी, कब तक चल रही थी? जब तक ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर उसी टाइम पे ध्यान से देख लें, सभी लोग समझ लें, कह रहे अगर इसी टाइम पे किसी फीमेल एनोफिलीज ने इस ह्यूमन को बाइट कर लिया, अगर इसी टाइम पे किसी फीमेल एनोफिलीज ने ह्यूमन को बाइट कर लिया तो क्या होगा? ऐसे टाइम पे क्या होगा? ये जो पैरासाइट है अब अगर किसी ने इसे ह्यूमन को, इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को जिसे मलेरिया है, उस ह्यूमन को बाइट कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कह रहे ये जो पैरासाइट की स्टेज है, ये पैरासाइट की जो स्टेज है, ये जो स्टेज अभी यहाँ पे जो बच्चे आरबीसी में एंटर कर रहे हैं, वो स्टेज चली जाएगी मच्छर के अंदर। कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी उस मच्छर के अंदर। ये देखो, ये चली जाएगी उस मच्छर के सलाइवा, कह रहे उस मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगी। ये मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई ना सबको? इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, सीधी सीधी कहानी है, यहां से आरबीसी तक और आरबीसी से मच्छर तक, यही साइकिल है। ब्लड से लिवर, लिवर से ब्लड और ब्लड से फिर मच्छर। कह रहे हैं जब ये ब्लड में होगा और किसी मच्छर ने इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड को खाया तो ये पैरासाइट पहुंच जाता है मच्छर के माउथ में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे ही ये यहां से मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं, ये देखो, ये जो स्टेज है जो मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंची है, यहां से इस मच्छर ने जब ह्यूमन के ब्लड के ऊपर फीड किया है, तो ह्यूमन के ब्लड पे जब फीड किया तो ये जो स्टेज ह्यूमन ब्लड से मच्छर की बॉडी में गई है, इन स्टेजेस का नाम था गैमेटोसाइट्स। क्या कहते हैं इनको? इन स्टेजेस को कहते थे गैमेटोसाइट्स। याद रखेंगे, इन स्टेजेस को कहते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे गैमेटोसाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैमेटोसाइट्स अब पहुंच चुके हैं मच्छर की बॉडी में। गैमेटोसाइट्स पहुंच चुके हैं मच्छर की बॉडी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा गैमेटोसाइट्स कहां बने थे, तो आप बताओ कि गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन ह्यूमन ब्लड में हुआ था। बस डेवलप नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हें जो आइडियल कंडीशन चाहिए थी वो कैसी थी? लो टेंपरेचर चाहिए थी, जो मच्छर के शरीर में मिलता है। ह्यूमन के बॉडी का टेंपरेचर हाई है, इसलिए यहां पे ये नहीं डेवलप होंगे। ये केवल आरबीसी में अपना नंबर बढ़ाते रहेंगे, कंटीन्यूअस चलते रहेंगे। सेक्सुअल स्टेज नहीं आएगी ह्यूमन बॉडी में क्योंकि टेंपरेचर ज्यादा है। लेकिन ऐसे ही ये मच्छर के शरीर में पहुंचेंगे, मच्छर के बॉडी का टेंपरेचर लो होगा। याद रखेंगे, गैमेटोसाइट स्टार्ट टू डेवलप इन गट ऑफ या विद इन द गट ऑफ, इन द गट कैविटी, ऐसे लिख सकते हो, इन द गट कैविटी ऑफ फीमेल एनोफिलीज। क्या? फीमेल एनोफिलीज। तो स्टार्ट टू डेवलप इन द गट कैविटी ऑफ फीमेल एनोफिलीज। क्या उसमें आइडियल कंडीशन क्या मिली? उन्हें मिला लो टेंपरेचर। क्या मिला आइडियल कंडीशन में? इन्हें मिला लो टेंपरेचर मिला, और दूसरा मिला एल्कलाइन पीएच। तो मच्छर के गट में इन्हें लो टेंपरेचर और एल्कलाइन पीएच मिलता है, इसलिए ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही ये गैमेटोसाइट मच्छर के गट कैविटी में जाते हैं, वहां पे एक गैमेटोसाइट जिसे कहते हैं फीमेल गैमीट, वो बन जाता है ओवम। क्या बन जाता है? एक गैमीट जो होता है वो बन जाता है ओवम। ये देखें, कह रहे अगला जो गैमीट हम देख रहे हैं इसे कह रहे हैं ओवम। ओवम जो होता है ये, इसे कहते हैं फीमेल गैमीट, ये बना ओवम। और जो दूसरा गैमीट होता है, ये जो सेल होती है, ये डिवाइड करती है, कई सारे स्पर्म बना लेती है। ये देखें, एक जो दूसरी सेल आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ आपको फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, और इन्हीं फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बन जाते हैं इसके स्पर्म्स। तो एक बन गया, यहां पे आप देखें ये मेल गैमीट्स बन गए, यहां पे आपको मेल गैमीट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये बन गए मेल गैमीट्स, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, और इधर बन गया ओवम। और इसी वजह से अब होती है इनकी सिनगैमी, सेक्सुअल स्टेज आ जाती है, स्पर्म और ओवा की मुलाकात होती है, यहां पे सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे स्पर्म की एंटी सेक्सुअल स्टेज मैंने बताया था मस्कीटो के गट कैविटी में होती है। तो ये जो स्टेज है सेक्सुअल स्टेज है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये सेक्सुअल स्टेज है, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज, जो कि मस्कीटो के गट में होती है। इसे सेक्सुअल स्टेज कह रहे हैं, इसे सिनगैमी कह रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है फीमेल एनोफिलीज के गट में, और जैसे ही सिनगैमी कंप्लीट होती है, ये बनता है जाइगोट। क्या बनता है? ये बनाता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट इन्होंने बनाया है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब ये जाइगोट वापस इस सलाइवरी ग्लैंड तक जाने की कोशिश करेगा। ये जाइगोट इस गट की वॉल को पंक्चर करता है, और गट की वॉल से होता हुआ, गट की वॉल से निकलता हुआ, देखिए ये आ गया गट की वॉल में। ये जो पैथोजन है ये अब गट वॉल में आ जाता है, और गट वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ ये आगे बढ़ेगा। आप देखें, ये है गट वॉल में आकर के यहाँ पे इस गट के वॉल में आ जाता है, और यहाँ पे सिस्ट बना लेता है, सिस्ट की लेयर बना लेता है, 2 से 3 लेयर सिस्ट की लेयर बनाता है, और फिर उसी सिस्ट लेयर के अंदर अपनी सेल का डिवीजन शुरू करता है, एक और मल्टीपल फिजन करता है। मैंने बताया था मच्छर के शरीर में भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, गट वॉल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और यहाँ पे फिर ये कई सारी डॉटर सेल्स बनाता है। और ये डॉटर सेल्स यहाँ इस गट वॉल से बाहर निकल करके, यहाँ से बाहर निकल करके ये चली जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड में, ये चली जाती
स्टेज रहती है, ये स्पोरोजोइट यहीं रहता है इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने आपको इसको सारी साइकिल के बारे में बता दिया। ये जो एग जो होता है यहां से, ये जो एग जो होता है फर्टिलाइज्ड एग जो बाहर निकलता है, इस स्टेज को कहते हैं ookinete। क्या कहते हैं इस स्टेज को? कहते हैं ookinete कहते हैं। इसे कहते हैं oocyst स्टेज। मैंने बताया था रोनाल्ड रॉस ने जिस स्टेज को डिस्कवर किया था उसका नाम है oocyst। आपको नहीं भूलना है, स्पोरोजोइट जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में रहते हैं। खत्म। मतलब अगर लाइफ साइकिल को आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बस कुछ नहीं, आपको सीक्वेंस देखना है। बस आपको सीक्वेंस देखते जाना है। सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखें। सीक्वेंस ये है कि मच्छर ने ह्यूमन को काटा, स्पोरोजोइट ह्यूमन ब्लड में आए, ह्यूमन ब्लड में आने के बाद स्पोरोजोइट लिवर में गए, लिवर में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर ये आरबीसी में गए, आरबीसी में मल्टीप्लाई किया और करते रहे। बस आरबीसी में तब तक मल्टीप्लाई करते रहे जब तक इन्हें टेम्परेचर नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा स्टेज नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही एट द सेम टाइम जब ये ब्लड में है और मच्छर ने इन्हें काट लिया, तो मच्छर इनको अपने गट में खींच लेगी, मच्छर इससे अपने गट में खींच लेगी और पैरासाइट पहुंच जाएगा इधर, ह्यूमन के बॉडी से पहुंच गया मच्छर के गट में। जब मच्छर के गट में गया तो वो जो स्टेज बन रही थी, वो स्टेज एक्चुअल में उसका नाम था गैमेटोसाइट। जो स्पर्म और ओवा होते हैं एक्चुअल में, वो स्पर्म ओवा फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर और अल्कलाइन पीएच ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हाई था, इसलिए वो डेवलप नहीं हो रहे थे। जैसे ही इन्हें हाई टेम्परेचर के बजाय लो टेम्परेचर मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बना करके फिर ये वापस सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। बस सिंपल सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है, सिंपल तरीके से बस याद रखना है। ये आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम है, आप अपने रेफरेंस में रखोगे। सिंपल स्टेप्स ये हैं, सिंपल स्टेप्स ये हैं कि अगर हम बात करें ये एरिया ह्यूमन बॉडी का, और ये एरिया ह्यूमन बॉडी का, और ये एरिया मच्छर की बॉडी का, ये ह्यूमन का, ये मच्छर का। तो अगर आप ह्यूमन में देखेंगे तो स्पोरोजोइट जो होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, स्पोरोजोइट होते हैं। ये स्पोरोजोइट की एंट्री होती है, ये लिवर सेल में जाते हैं, ये लिवर सेल में जाते हैं, ये एक लिवर सेल में गए, ये लिवर सेल में गए, लिवर सेल में घुसे, लिवर सेल के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन किया। ये ह्यूमन के लिवर सेल में गए, वहां जाके अपना मल्टीप्लिकेशन किया, नंबर बढ़ाए, और फिर लिवर सेल से बाहर इस लिवर सेल को रप्चर किया, इस लिवर सेल को रप्चर किया, और यहां से फ्रेश पैरासाइट जो निकले वो फिर से लिवर सेल में एंटर कर गए। तो ये लिवर सेल में मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे लिवर सेल में मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो स्टेज आई, जो आरबीसी में घुस गई, ये जो स्टेज आरबीसी में घुस गई, अभी ये आरबीसी में चली गई। एक तरफ आरबीसी में भी जा रही है, जब आरबीसी में जा रही है तो वहां जाकर क्या कर रही है, ये आरबीसी के अंदर जाकर के को रप्चर कर दिया। ये देखो, आरबीसी को रप्चर कर दिया और फ्रेश आरबीसी में निकल गए। तो दो जगह याद रखना है, एक जगह है लिवर में मल्टीप्लाई करना है, और एक जगह आरबीसी में मल्टीप्लाई करना है। आरबीसी में मल्टीप्लाई करना है, ब्लड में मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मच्छर ने सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गया। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कहानी आपको याद रखनी है। ह्यूमन की बॉडी में ये जो स्टेजेस आप देख रहे हो, ह्यूमन बॉडी में खाली असेक्सुअल स्टेजेस आई हैं, ह्यूमन बॉडी में खाली मल्टीपल फिजन हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और मच्छर की बॉडी में, अच्छा, मल्टीपल फिजन कहां कहां हो रहा है? एक हो रहा है लिवर में पहले, और फिर हो रहा है आरबीसी के अंदर। बस गैमेटोसाइट्स कहां बन रहे हैं? ह्यूमन के ब्लड में बने। कहां बने हैं? गैमेटोसाइट्स जो थे ह्यूमन ब्लड में बन गए। अब ये गैमेटोसाइट्स गैमीट्स बनाएंगे, फ्यूजन कहां होगी? सिनगैमी कहां होगी? फर्टिलाइजेशन कहां होगी? फर्टिलाइजेशन फीमेल एनोफ्लीज के बॉडी में होगी, गट कैविटी में होगी। कहां होगी? गट कैविटी में होगी, स्टमक के अंदर होगी। उसके बाद वो जाइगोट बाहर निकलेगा और आकर के सलाइवरी ग्लैंड में ढेर सारे स्पोरोजोइट्स बना लेगा। ये स्पोरोजोइट्स सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहेंगे। स्पोरोजोइट उसी को कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। याद रखेंगे, इन्फेक्टिव स्टेज उसी स्टेज को कहते हैं जिस स्टेज में पैरासाइट एंटर करता है होस्ट बॉडी में। तो याद रखेंगे, इसी स्टेज को हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। कोई आपसे पूछे इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी स्टेज होती है, आप बताओगे द स्टेज इन व्हिच पैरासाइट एंटर्स इन द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल है। ये शॉर्टकट फॉर्म है, ये डिटेल्ड फॉर्म है, जो कि आपको एक बार रेफरेंस के लिए समझने के लिए काम में आएगी। पूरा स्टेज वाइज स्टेज है, अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये मच्छर के शरीर में मल्टीप्लाई करता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है।
तो अगर आप मलेरिया की कहानी समझ चुके हो तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मलेरिया का है बच्चों, मलेरिया एक ऐसी बीमारी, घातक बीमारी जिसमें मलेरिया के केस में लिवर अफेक्ट हो जाता है, लिवर अफेक्ट हो जाता है, लिवर डैमेज होता है। और लिवर डैमेज का साइन होता है, अगर आप देखोगे तो जॉन्डिस बहुत ही कॉमन है। जॉन्डिस जो होता है बहुत ही कॉमन होता है किसी का अगर लिवर डैमेज हुआ है तो। इसके अलावा आरबीसी डैमेज भी हो रही है, मतलब आरबीसी में भी कमी आ रही है, उसे कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। तो किसी भी मलेरिया के इन्फेक्शन के बाद किसी भी पर्सन में अगर मलेरिया का इन्फेक्शन हो रहा है तो आरबीसी का नंबर डिक्रीज होना और जॉन्डिस होना, ये बहुत ही कॉमन सी बात हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा जो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो उस पेशेंट को जिसे मलेरिया हुआ है उसमें रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, इनसोम्निया हो जाएगी, लैक ऑफ स्लीप जिसको कहते हैं, इनसोम्निया हो जाएगी। और इसके अलावा फीवर विद चिल्स होगा, फीवर विद चिल्स होगा, चिलिंग होगी, कपकपाहट होगी। और इसके पीछे रीजन मैंने बताया था, हीमोजोइन बनता है। हीमोजोइन जो टॉक्सिन है इज द कॉज ऑफ फीवर, हाई फीवर विद चिल्स, हाई फीवर विद चिलिंग जो सबसे कॉमन सिम्टम्स में आता है। तो याद रखेंगे ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, फीवर और बुखार का आना, और बुखार की साइकिल रिपीट होती है। द फीवर में बी, द सिम्टम्स में बी रिपीटेड, रिपीट होते हैं, रिपीटेड आफ्टर या तो 72 आवर्स रिपीट होगा या फिर आफ्टर एवरी 48 आवर्स होगा। अगर 72 आवर्स के बाद रिपीट होता है तो उसे कहते हैं एवरी फोर्थ डे, हर चौथे दिन रिपीट होगा तो उसे कहेंगे क्वार्टन मलेरिया। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वार्टन मलेरिया। याद रखेंगे इसे कहते हैं क्वार्टन मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, लेकिन बाकी के जो मलेरिया होते हैं वो थर्ड डे, हर तीसरे दिन फीवर कॉज करता है, हर तीसरे दिन रिपीट होती है इवेंट, उसे कहते हैं टर्शियन मलेरिया। क्या कहते हैं? टर्शियन मलेरिया। तो आप याद रखेंगे टर्शियन मलेरिया क्वार्टन मलेरिया में फर्क, चौथे दिन अगर बुखार आता है तो उसे कहेंगे क्वार्टन मलेरिया, और तीसरे दिन बुखार आता है उसे कहेंगे टर्शियन मलेरिया। हर 48 घंटे पे वही साइकिल रिपीट होती है और यही सबसे कॉमन सिम्टम है किसी भी केस में अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं मलेरिया के, तो एंटी मलेरियल ड्रग दी जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स खिलाई जाती है, मेडिसिन दी जाती है। और एंटी मलेरियल ड्रग्स में मोस्ट कॉमन है क्विनीन। कौन सी दवाई? क्विनीन दी जाती है जो सबसे कॉमन है, जो ऑब्टेन की जाती है बार्क ऑफ, एक ट्री है बार्क, उसकी बार्क जो होती है निकाली जाती है बार्क ऑफ शिनचोना ट्री, शिनकोना ट्री होता है, उसकी बार्क से निकाला जाता है एंटी मलेरियल ड्रग जिसे क्विनीन कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, क्लोरक्विन, एमक्विन, बेसोक्विन, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही होगा। अगर हमें इस तरह की बीमारियों की रोकथाम करनी है, प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन, या फिर अगर हम बात करें प्रिवेंशन जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, आप इसे भी ध्यान रख सकते हो। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है रोकथाम, जिसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। मच्छर के ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मच्छर जहां-जहां भी ब्रीड करते हैं ऐसी जगहों को खत्म कर दिया जाए, घरों में पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करना, ये सब लिखने की तो क्या ही जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए मस्कीटो नेट यूज किए जाते हैं, मस्कीटो नेट का यूज किया जाता है। फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने जाते हैं, फुल स्लीव्स शर्ट का इस्तेमाल करें, कपड़े पूरे बांह के पहने, फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनी जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना हो, मस्कीटो ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जाए, मस्कीटो ब्रीडिंग के प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करें, प्लेसेस मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर के पानी को बदलते रहें। और गंबूशिया नाम की एक फिश होती है, गंबूशिया, जिसे मस्कीटो फिश कहा जाता है, गंबूशिया नाम की फिश जो मच्छर के लार्वा को खाती है, इसे लार्वीवोर फिश कहते हैं, लार्वीवोर फिश। इसे इंट्रोड्यूस किया जाए घरों के आसपास किसी गड्ढे में जहां पानी इकट्ठा होता है, पॉन्ड हो अगर आसपास जहां मच्छर ब्रीड करते हैं, यानी ऐसी मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा जाएंगी तो न रहेगा लार्वा, न बनेगा मच्छर। समझ एक बात? ऑयल की स्प्रिंकलिंग की जाए, डीडीटी का इस्तेमाल, मतलब डीडीटी तो बैन हो रखी है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करी जाए ताकि मच्छरों को किल किया जा सके, मारा जा सके। मतलब सीधा सीधा है, अगर मच्छरों के ब्रीडिंग पॉइंट्स को खत्म कर दे, मच्छरों के होने को, मच्छरों के लार्वा को, मच्छर के रिप्रोडक्शन को एंड कर दे, पानी खत्म कर दे, जहां पे गंदे पानी इकट्ठे होते हैं, जहां चलता फिरता पानी नहीं, गंदा पानी इकट्ठा होता है, तो भी हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, या फिर कोई भी मच्छर से होने वाली बीमारी हो, उन सबका रोकथाम किया जा सकता है, उन सबका बचाव किया जा सकता है। ये प्लाज्मोडियम एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है पूरा डिटेल में। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है जरा पॉइंट देख लेते हैं, आपको बता देता हूं कुछ मेन पॉइंट्स यहां पे जो मैं फोकस करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, जरा मैं उनको देख लेता हूं। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। और डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, कई दिनों से इंसान इससे लड़ रहा है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है जो रिस्पांसिबल होता है, उसमें कई सारी स्पीशीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम दिया है मलेरिया और फैल्सीपेरम, इसमें ओवेल का नाम नहीं दिया है। रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, ऑफ दीस मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होती है वो फैल्सीपेरम से होती है, जो कि मोस्ट डेंजरस फॉर्म, मोस्ट सीरियस वन, एंड कैन बी इवन फैटल, मतलब डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। अगर हम लाइफ साइकिल को देखें एट अ ग्लांस, ब्रीफली समझें तो प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट को इन्फेक्शियस फॉर्म या इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्कीटो, जो फीमेल इन्फेक्टेड मस्कीटो होती है उसके थ्रू ये पहुंचता है। ये पैरासाइट शुरू में कहां पहुंचता है? लिवर सेल में पहुंचता है और फिर अटैक करता है आरबीसी को। मैंने आपको बताया सीक्वेंस में पहले लिवर और फिर आरबीसी। फिर क्या करता है? रप्चर ऑफ आरबीसी, देयर इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जब आरबीसी रप्चर करती है तो यहां से हीमोजोइन रिलीज होता है और यही कॉज होता है चिल्स एंड हाई फीवर का। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा जो है कलरफुल बना दिया ताकि आप इसे याद रखें कौन से मेन पॉइंट है। बार बार फीवर रिकर करती है, तीसरे या चौथे दिन, थर्ड डे करेगी तो टर्शियन मलेरिया और चौथे दिन करेगी तो कॉटन मलेरिया। व्हेन एनोफिलीज मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट्स एंटर इन मस्कीटो बॉडी। जैसे ये फिर से किसी इन्फेक्टेड, मतलब कोई मच्छर है, इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करती है तो वहां से वो पैरासाइट उसके गट में चला जाता है, मस्कीटो में चला जाता है और वहां पे फर्दर डेवलपमेंट होती है, सेक्सुअल स्टेज आती है जहां पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है विद इन देम टू फॉर्म द स्पोरोजोइट। फिर से स्पोरोजोइट बनेंगे जो कि स्टोर हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। व्हेन दीज मस्कीटो बाइट टू द ह्यूमन, फिर से ये ह्यूमन को बाइट करेगी, स्पोरोजोइट वहां चला जाएगा, साइकिल फिर से चलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब सीधी सी कहानी, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट, ह्यूमन और मस्कीटो। जो मलेरिया का पैरासाइट है उसे दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमन और दूसरा मस्कीटो, ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो ये कहानी है प्रोटोजोवन डिजीज में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की। बहुत ही इजी है, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया ताकि आपको एक बार ब्रीफली वो डायग्राम जो फ्लो चार्ट है वो आपके दिमाग में बस जाए, कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है अगला प्रोटोजोवन डिजीज, फटाफट से खत्म करते हैं। छोटे छोटे डिजीज रह गए, जैसे दूसरा प्रोटोजोवन डिजीज है उसका नाम है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस
इसे कहते हैं अमीबिक डाइसेंटरी। और नाम से समझे, डाइसेंटरी, डिस मतलब होता है बैड और एंटरी मतलब गट के लिए है ये। तो ये भी एक प्रोटोजोवन पैरासाइट होता है, कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोवन पैरासाइट। प्रोटोजोवन पैरासाइट जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटोजोवन एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, नाम से समझे तो ये एंटमीबा मतलब अमीबा के खानदान का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हिस्टोलाइसिस करता है, टिश्यू ब्रेकडाउन करता है, विच लिव्स इन, ये पैरासाइट कहां रहता है, लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है ये, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ कोलन। कहां पे ये रहता है, अपर पार्ट ऑफ कोलन रीजन में रहता है। तो अपर पार्ट ऑफ द कोलन में रहने वाला ये पैरासाइट जो कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसका ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इट इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड, गंदा अनहाइजीनिक फूड जिसे कहते हैं, एंड अनहाइजीनिक वाटर, कहीं से भी हाथ बिना धुले खाना या पानी पीना, खाना खाना या पानी पीना, गंदे हाथ को पानी में डाल देना जिस हाथ से आप पानी पीते हो, नाखून चबाते रहना, मिट्टी उठा के खाना, कह रहे ऐसी बीमारियां फैलने का सबसे कॉमन कॉज है ये। तो अमीबाइसिस एक ऐसी प्रोटोजोवन डिजीज है जो कि इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट कॉज करती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करती है, इंडाइजेशन कॉज करती है, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, स्टमक या एब्डोमिनल पेन लिखें, स्टमक तो क्या लिखें, बेटर होगा लिखें एब्डोमिनल पेन महसूस होगा उस पेशेंट को, क्रैम्प्स आएंगे, फीकल डिस्चार्ज के साथ एक्सेसिस ऑफ द फ्लूइड लॉस या म्यूकस का लॉस होगा, लॉस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट विद फीकल मैटर, विद स्टूल्स या फीकल मैटर। तो ऐसे केस में पैरासाइट जो होता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में अपर पार्ट ऑफ द कोलन में मल्टीप्लाई करता है, इंटेस्टाइन में एकदम परेशानी क्रिएट कर देगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज कर देगा, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प इनहिबिट करेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, मरोड़ उत्पन्न होगी और फीकल मैटर के साथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट भी आ सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम है एस्कैरियोसिस के केस में। इसके केस में वैसे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है इसका मेट्रोजिल सबसे कॉमन होती है, जिसे कहते हैं मेट्रोनिडाजोल। मैंने पहले भी कहा था आधे डॉक्टर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के ही हो जाओगे, बाकी जो डिग्री की फॉर्मेलिटी है वो वहां जाकर के आप मेडिकल कॉलेज में कर लोगे कंप्लीट। तो थोड़ी बहुत दवाइयां आपको यहां से समझ में आ जाएगी। मेट्रोजिल इज मोस्ट कॉमनली गिवन फॉर प्रोटोजोवन इन्फेक्शन, जिसमें सबसे कॉमन है अमीबाइसिस के केस में ये दी जाती है, जिसे मेट्रोजिल या मेट्रोनिडाजोल कहा जाता है। अमीबाइसिस, अमीबिक डाइसेंट्री, डिस का मतलब होता है बैड, यहां समझ सकते हैं आप इसको, डिस का मतलब होता है बैड, और एंटेरी का मतलब होता है एंटेरॉन, गट। जब गट में डिस्कंफर्ट हो, प्रॉब्लम हो, पेन हो, डाइजेशन का प्रोसेस अफेक्ट हो रहा हो, पैरासाइट ने इंटेस्टाइन पे कब्जा कर रखा हो, मेनली लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट, जैसा कि हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के, मिनरल्स के कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं, विटामिन के कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी भी होती है। पैरासाइट कभी-कभी मल्टीप्लाई करके इंटेस्टाइन को इतना डैमेज कर देता है कि ब्लड भी आने लगता है। तो ब्लड के साथ जब म्यूकस आने लगे तो समझ जाए कि ये जो है डिजीज अमीबाइसिस की है, अमीबिक डाइसेंट्री है, इसे कहते हैं अमीबाइसिस। एनसीईआरटी ने बहुत थोड़ा पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोवन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, मेनली कोलन में, व्हिच कॉजेस अमीबाइसिस, अमीबिक डाइसेंट्री। सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प होता है और स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स होते हैं। हाउस फ्लाई यहाँ मैकेनिकल कैरियर, मैंने आपको बताया था ऐसी बीमारियों को मक्खियां एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फूड को, पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक। इसे कहते हैं फीको ओरल रूट, आप इसको याद रखना, इसे कहते हैं फीको ओरल रूट कहते हैं। तो एक पेशेंट के फीकल मैटर से निकला और दूसरे के खाने तक पहुंचा, बीच में कैरियर है मक्खी, तो इसे आप कह सकते हो मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, एक ही होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे इस होस्ट ने, ये एक ह्यूमन है, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, कौन है ये है इन्फेक्टेड ह्यूमन। इस इन्फेक्टेड ह्यूमन ने फीकल डिस्चार्ज किया, पॉटी करी और इसी पॉटी में पैरासाइट मौजूद है, इसके फीकल मैटर में यहाँ पैरासाइट मौजूद है। अब क्या होगी, मक्खी आएगी, मक्खी कौन आएगा, मक्खी आएगी भाई, मक्खी आएगी। ये मक्खी जो इस पॉटी की सहेली है, इसे फीकल मैटर चाहिए। ये मक्खी जो होगी, ये मक्खी उड़ी बैठे हलवैया दुकनिया, क्या करेगी, उड़ी बैठे हलवैया दुकनिया, ये मक्खी उड़ेगी और उड़ करके खाने तक पहुंचेगी, फूड आर्टिकल्स तक पहुंचेगी और फूड को कंटामिनेट करेगी, फूड एंड वाटर तक पहुंचेगी, उसे कंटामिनेट करेगी। और जैसे ही कोई ह्यूमन इसे कंज्यूम करेगा, कोई हेल्दी ह्यूमन इसे कंज्यूम करेगा, ये देखो कह रहे ये तो हेल्दी था भाई, जैसे ही कोई हेल्दी ह्यूमन इसे कंज्यूम करेगा, ये उस हेल्दी ह्यूमन के शरीर में जाकर के इन्फेक्शन कर देगा। ये इसको एज अ मैकेनिकल कैरियर, अपने शरीर से उसे चिपका लेती है, इसीलिए इसको ट्रांसमिटिंग एजेंट या मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं। इसे मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं, जो अपनी पीठ पर चिपका करके पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे रही है, इसे ट्रैवल करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और बीमारियों को फैला रही है। तो सावधान रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है, जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आपको बचा करके रखेगा। नेक्स्ट डिजीज आती है हेलमिंथ डिजीज, और हेलमिंथ में दो बीमारियां दी हुई हैं, एक है जिसका नाम है एस्कैरिएसिस दे रखी है एनसीईआरटी ने, और दूसरी दे रखी है आपके पास जो कि है फाइलेरिएसिस, जिसे कहते हैं एलिफेंटाइसिस, इसे हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। दोनों की दोनों हेलमिंथ डिजीज है, जो कि राउंड वर्म से होने वाली डिजीज है। एस्कैरिएसिस कॉमन राउंड वर्म से होती है, जिसका नाम इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जिसे कॉमन राउंड वर्म कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉमन राउंड वर्म्स। तो कॉमन राउंड वर्म से होने वाली बीमारी एस्कैरिएसिस होती है। यहाँ पे ये भी ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड से एंड वाटर से ही ये भी फैलते हैं, जैसे अमीबाइसिस। वैसे यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो पैरासाइट है, दिस एस्कैरिस लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ रहता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, होस्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन क्रिएट करता है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस
प्लस यहाँ पे आप देखोगे बॉडी में भी, मसल्स में भी पेन होती है, बॉडी एक एंड मसल पेन भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पैरासाइट ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। ये पैरासाइट बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह पे भी ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आप याद रख सकते हो ऐसे कि द स्टेजेस, वेरियस यंग स्टेजेस ऑफ एस्कैरिस माइग्रेट इन होस्ट ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप का माइग्रेशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरे इंटेस्टाइन से लंग्स और लंग्स से इंटेस्टाइन तक ये माइग्रेशन करते हैं। ब्लड का इस्तेमाल करके ह्यूमन बॉडी में ये सर्कुलेशन करता है इनका लार्वा। मेन टारगेट तो इंटेस्टाइन होती है, लेकिन लार्वल स्टेजेस या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती हैं, यंग स्टेजेस जिन्हें कहते हैं, वो ह्यूमन के ब्लड से घूमते घूमते इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर इंटेस्टाइन, इस तरीके का माइग्रेशन करती है। कंटामिनेटेड फूड या वाटर से एंटर करके एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट या प्रॉब्लम करके मस्कुलर पेन्स के साथ साथ अनीमिया क्रिएट करती है। आरबीसी का लॉस भी होता है, मतलब लॉस ऑफ ब्लड भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है। याद रखेंगे इंटरनल ब्लीडिंग भी यहाँ बहुत ही कॉमन है। इंटरनल ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइनल डैमेज करके ये इंटरनल ब्लीडिंग करता है और इसकी वजह से अनीमिया भी हो जाती है। इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो ये चीज आप चाहे तो याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही कॉमन मेडिसिन दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट इज बाई ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। क्या दिया जाता है? ऑयल ऑफ चिनोपोडियम दिया जाता है। तो ये आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दी हैं, अगर क्वेश्चन में आएंगी, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एस्कैरिस भी आप याद रख सकते हो, एस्कैरिस भी एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। जैसे अमीबा के केस में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका बताया मैंने आपको, वो भी मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट चाहिए। यहाँ पे ये भी मोनोजेनेटिक होता है, एक होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर हम फाइलेरियसिस की बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको फाइलेरिया के पैरासाइट से, जिसे एलिफेंटाइसिस कहते हैं, फाइलेरियसिस नाम की बीमारी जो होती है, इसे हाथी पांव कहा जाता है हिंदी में। तो याद रखेंगे, इट इज कॉज्ड बाई हेलमिंथ, कॉज्ड बाई वुचरेरिया बैंकरॉफ्टी, या फिर इसी का एक भाई है जो मलय रीजन से खोजा गया था, वुचरेरिया, इसे कहते हैं मलाई। इसे आप मलाई कहना है तो मलाई कह लो। वुचरेरिया बैंकरॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, ये दो इसके कॉमन वेरिएंट्स हैं जो कि कॉज करते हैं एलिफेंटाइसिस। बस फर्क इतना है कि ये एक डाईजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। डाईजेनेटिक पैरासाइट दैट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, जैसे कि अभी हमने प्लाज्मोडियम के केस में पढ़ा था, वैसे ये भी अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी करते हैं। प्राइमरी होस्ट जो इसका होता है बेटा जी, प्राइमरी होस्ट जो है डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात कर रहे हैं, वो है ह्यूमंस जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वो है प्राइमरी होस्ट। और दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट होता है बेटा जी, सेकेंडरी होस्ट, ये सब आप देखो बहुत ही कॉमन चीजें हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होती है, जैसे फीमेल एनोफिलीज पढ़ा हमने मलेरिया में, एडिस एजिप्टिकस को पढ़ा हमने डेंगू फीवर या चिकनगुनिया में, वैसे यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान ले अगर मैंने लिखा फॉर मलेरिया, जो रिलेशन है फीमेल एनोफिलीज का है, वही सेम रिलेशन फाइलेरियसिस के केस में वहां पे उसी सेम रिलेशनशिप में कौन आएगा? तो आप क्या बताओगे? फीमेल क्यूलेक्स आएगा। जैसे यहाँ फीमेल एनोफिलीज है, वैसे वहाँ फीमेल क्यूलेक्स एज अ वेक्टर है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट जिसे हम वेक्टर या कैरियर कहते हैं, वेक्टर ऑफ द डिजीज कहते हैं, या फिर इसी को इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, वेक्टर कहा जाता है। तो ये हो गया आपके वुचरेरिया, जिसमें जो ह्यूमन की बॉडी है, जब पैरासाइट एंटर करता है तो पैरासाइट लिव्स इन लिम्फेटिक सिस्टम। ह्यूमन का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उस लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है पैरासाइट। ब्लॉकेज इन लिम्फ नोड्स कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉकेज इन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, स्पेशली इन आर्म्स एंड लेग्स। जो आर्म्स एंड लेग्स के रीजन में लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, उन्हें स्वेलिंग करके उन्हें ब्लॉक कर देता है। लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, इसीलिए लिम्फ्स में बिल्कुल स्वेलिंग हो जाती है, हाथी के पैर की तरह दिखाई देता है, नाम लग गया एलिफेंटाइसिस। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, याद रखेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। कई बार इनकी वजह से मेल्स में स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ग्रॉस डिफॉर्मिटी इन मेजर ऑर्गन्स हो सकती है, ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है मेजर ऑर्गन्स में, इन मेजर ऑर्गन्स। तो ये मेजर ऑर्गन्स के फंक्शन को अफेक्ट कर देता है। मेल्स के स्क्रोटम में एनलार्जमेंट हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है ये पैथोजन। इसकी वजह से मेल या फीमेल में स्टेरिलिटी हो जाती है, स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं स्वेलिंग इन स्क्रोटल रीजन। तो इस तरीके से ये पैरासाइट अफेक्ट करता है। लिम्फ नोड, याद रखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम मेन साइट होता है इनके इफेक्ट। हाई फीवर होगा, कॉमन मैंने बताया, ब्लड पैरासाइट या लिम्फेटिक सिस्टम का कोई भी पैरासाइट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कोई प्लाज्मोडियम हो, या फिर ये ब्लड में कोई पैरासाइट जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है या बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो फीवर एक बहुत ही कॉमन सा सिम्पटम होगा। यहाँ भी हाई फीवर देखने को मिलता है, पेशेंट को फीवर होगा, बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होती है, ये हेलमिंथ पैरासाइट होता है, डाईजेनेटिक होता है, 2 होस्ट में पूरी करता है। एसके हेलमिंथ अपनी लाइफ साइकिल, एस्कैरिस जो होता है वो 1 होस्ट में कंप्लीट करता है, और ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो ये हमारे जो डिजीजेस मेन पैरासाइट साइट्स के थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फंगल डिजीजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, फंगल डिजीज पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा ये डिजीज वाला पार्ट, और शुरुआत होगी इम्यून सिस्टम की। मतलब अब इम्यूनिटी वाले पार्ट में एंटर करेंगे। डिजीजेस में जितना दिया एनसीईआरटी में वो तो हमने डिस्कस कर ही दिया, कुछ चीजें मैंने जहां एक्स्ट्रा जरूरत थी वो भी बता दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके लिए जितना कुछ जरूरी होगा वो सब बताया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन खेल लिया जाए, जैसे क्वेश्चन की बात अगर कर लेंगे तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन खेल लेते हैं जाते जाते आज का सेशन एंड करने से पहले। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, जैसा कि हमारे सभी विद्वान जानते हैं, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो कि काफी मौसम परिवर्तन होने के बाद ज्यादातर लोगों को हो जाती है, क्योंकि वायरस एयर में मौजूद है। जब सेंसिटिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है अगर सिस्टम की, तो पैथोजन अटैक कर देता है बहुत आसानी से। राइनाइटिस इसे कहते हैं कॉमन कोल्ड को। आंसर 4 बिल्कुल बेहतरीन बनना चाहिए, बिल्कुल सही बनना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज पूछा गया है। तो बैक्टीरियल डिजीज के सेट में हम देखते हैं प्लेग होता है, ठीक है, मीजल्स नहीं होता, राइनाइटिस नहीं होता, मम्स नहीं होता, स्मॉल पॉक्स नहीं होता, और इन्फ्लुएंजा होता है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो बेस्ट बनेगा हमारा डिप्थीरिया, प्लेग एंड डाइसेंटेरी। थर्ड ऑप्शन विल बी बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मैंने बताया था आपको कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है, अगर हम बात करते हैं, ये रहा ह्यूमन, ये मच्छर ने अपने माउथ पेनिट्रेट करा, ये है फीमेल अनोफिलीज मच्छर। तो जैसे ही मच्छर अपना सलाइवा उड़ेलती है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे इसके सलाइवरी ग्लैंड में ढेर सारा स्पोरोजोइट होता है जो इसके सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में चला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्पोरोजोइट कहां से मिलेगा आपको, तो स्पोरोजोइट मिलेगा सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा, इन द फीमेल एनोफिलीज। कहां पे? फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में मिलेगा। तो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो। इसके अलावा देखिए सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड, अभी जवान है, इसने कभी खून पिया ही नहीं, तो इसे मिलेगा नहीं। स्प्लीन ऑफ ह्यूमन में नहीं मिलेगा। आरबीसी ऑफ द ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पोरोजोइट जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, उसके बाद अपना रूप बदल लेते हैं जैसे ह्यूमन ब्लड में एंटर करते हैं। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन हमारे हिसाब से 1 बन जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन वहां सही नहीं बनेगा। मैच द कॉलम ध्यान रखेंगे, आजकल नीट के सवालों में मैच द कॉलम के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस स्टेज होती है, फाइलेरियसिस वुचेरिया से होती है, और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट रेकमेंड किया गया है, और एडिस मस्कीटो ट्रांसमिट करती है डेंगू को। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ए का 1 ये है, बी का 3 ये रहा, सी का 4 ये रहा, और डी का 2 ये रहा, मतलब हमारा बेस्ट आंसर बना फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन। अगला सवाल, द डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। नॉट ट्रांसमिट पूछा है, तो टाइफाइड जो होता है ये तो होती है, अमीबायोसिस जो होती है ये होती है, एस्कैरियोसिस भी होती है, लेकिन हेपेटाइटिस भी आपको पता है ये एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होती है, या फिर मदर से प्लेसेंटा के थ्रू होती है, मदर टू फीटस होती है प्लेसेंटा से, लेकिन ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। हेपेटाइटिस बी इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो कि वाटर से ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का खेला समाप्त। आज जो हमने डिस्कस किया है उन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, एनसीईआरटी में एक बार थॉरली पढ़ डालें। जैसे ही चैप्टर खत्म हो 15 मिनट लगेगा एनसीईआरटी रिवाइज करने में, आप 15 मिनट में एनसीईआरटी रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद लगेंगे 10 मिनट आपको इतने सवाल लगाने में, 10 से 20 मिनट मान के चलो। आप केवल आधे घंटे एनसीईआरटी रिवीजन में लगाओ, डेली का डेली जितना पढ़ाया जाता है वो एनसीईआरटी रिवीजन, और आधे घंटे होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे आपका डीपीपी और मॉड्यूल क्वेश्चन, मतलब आधे घंटे ये, तो 1 घंटा बस आपको डेली देना है क्लास अटेंड करके। ये 1 घंटे अगर आपने डेली दिए हैं तो मान के चलो आपको कोई रोक नहीं सकता इस बार सिलेक्शन लेने या फोड़ने से। और जिसने नहीं किया है अब से करो, अभी भी समय है बेटा, अभी चल रहा है मार्च, तो पूरे मार्च भी अगर आपने पूरी क्लास रिवाइज करके कर लिया तो मार्च और आधे अप्रैल 15 तक भी आप पूरा खत्म कर सकते हो। टारगेट कर लो कि हमें इस 31 मार्च आते आते हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, प्लस रिवीजन वाला जो पार्ट क्लास 11 का है वो भी हम साथ साथ कंप्लीट कर लें, ताकि पूरा 1 महीना जो अप्रैल का है उसमें आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और अपने वीकनेस, अपने जो डीले स्क्रूज हमको टाइट करने की कोशिश करते रहे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी सलाह के साथ आपको मैं आज विदा लेता हूं। फंगल डिजीज को हम कल डिस्कस करेंगे, आज इसको नहीं डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे इम्यूनिटी की और आगे की कहानी। फंगल डिजीज को पहले डिस्कस करेंगे और फिर शुरू करेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये दोनों टॉपिक्स आज एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेने हैं। आज की कहानी यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहेंगे, खूब दिल लगा करके, खूब एकदम इन्वॉल्व होकर के पढ़ना है, एकदम रम जाओ रमता जोगी की तरह अपने आप को डुबो दो पढ़ाई के सागर में। एनसीईआरटी की पढ़ाई और क्वेश्चन की लड़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।